सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे आधुनिक युग की मीरा एवं हिंदी साहित्य की प्रमुख छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित बिंदा नामक पाठ। बिंदा यानी महादेवी वर्मा की बाल्य सखी का नाम। सबसे पहले देख लेते हैं लेखिका का परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। आप विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत हुई। महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व सौम्य और प्रभावशाली रहा। आपकी गंभीर भावुकता और प्रखर बौद्धिकता को देखकर चकित रह जाना पड़ता है। आपके संस्मरण एवं रेखा चित्रों में रचनात्मक गद्य का वैभव प्रकट होता है, जो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, क्षणदा तथा मेरा परिवार में संग्रहित है। आपको 1983 ईस्वी में काव्य संग्रह यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी देख लेते हैं बिंदा नामक पाठ के बारे में थोड़ा बहुत संक्षिप्त परिचय। बिंदा ये जो पाठ है एक रेखा चित्र। प्रस्तुत रेखा चित्र बिंदा को अतीत के चलचित्र से लिया गया है। यह एक हृदय स्पर्शी रेखा चित्र है जो संस्मरण शैली में है। बिंदा लेखिका के बचपन की सहेली है। वह अपनी सौतेली मां द्वारा सताई गई, खिलने से पहले ही मुरझा जाने वाली असहाय निरीह बालिका महादेवी वर्मा के स्मृति पटल पर जीवित है। बिंदा के माध्यम से मात्र प्रेम से वंचित व सौतेली मां के क्रूर व्यवहार को दर्शाने के उद्देश्य से इस रेखा चित्र का चयन किया गया है। अभी हम देख लेते हैं इस रेखा चित्र के बारे में पूर्ण विवरण। सभ्यते से आंखों वाली उस दुर्बल, छोटी और अपने आप ही सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालकर मैंने सामने बैठे सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा, आपने आयु ठीक नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे कठिनाई पड़ेगी। ये जो विचार महादेवी वर्मा कह रही है कि मेरे सामने, उनके जो सामने एक ऐसे जो सज्जन बैठे हुए थे और उन्होंने प्रवेश पत्र मुझे वापस देते वक्त वहां पर थोड़ा बहुत वहां पर उन्होंने जो गलती की थी, तो उस गलती के बारे में बता रही है। और उनके जो सामने एक लड़की थी, बालिका थी, वो है दुर्बल, छोटी और अपने आप ही सिमटी सी बालिका। उस पर जो नजर डालते हैं, देखती है महादेवी वर्मा। फिर वो सामने बैठे हुए सज्जन को वापस जो लौटाते हैं, प्रवेश पत्र वापस देते हैं, देते वक्त कहती है महादेवी वर्मा, आपने ठीक ढंग से जो आयु नहीं भरी है, ठीक करके वापस दीजिए मुझे, नहीं तो कठिनाई हो जाएगी करके कहती है। नहीं, यह तो गत आषाढ़ में 14 की हो चुकी। सुनकर मैंने कुछ विस्मित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह देखा, जो 9 वर्षीय बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी और 14 वर्षीय किशोरी के सलज्ज उत्साह से अपरिचित। यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं जितना जो मायना रखता है यहाँ पे जो आयु ठीक ढंग से भरना, क्योंकि चाहे वो प्रथम कक्षा से लेकर जो अंत तक, जहां तक हम पढ़ाई जो करना चाहते हैं और कंप्लीट करना चाहते हैं, वहां तक ठीक ढंग से जो आयु भरना वो बहुत ही मायना रखता है। यानी हर उम्र के लिए इस तरह की जो कक्षा दिया जाता है कि उसी जो उम्र के जो हिसाब से ही वो पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है। तो इसके वजह से महादेवी वर्मा ने अपनी भावी विद्यार्थिनी को, यानी यहाँ पर मान लीजिए महादेवी वर्मा शिक्षिका थी और साथ ही साथ वो अपनी विद्यार्थिनी से ये कह रहे हैं कि, और विद्यार्थिनी से नहीं बल्कि उनके जो पिता से कह रहे हैं कि उनकी जो आयु ठीक करके, ठीक ढंग से जो भर के दे दीजिए।
लेकिन उस व्यक्ति ने क्या कहा है कि वो गत आषाढ़ में, पुराने जमाने की जो बात है, और खास करके वहां पर गांवों में रहने वाले जो लोग ठीक ढंग से उनकी जो आयु के बारे में नहीं जानते, सिर्फ वो माह के बारे में, उस महीने के बारे में पूछताछ करके, या नहीं तो उस महीने से संबंधित जानकारी रखते हुए आयु ठीक कर लेते हैं, या नहीं तो उन लोगों का जो आयु ठीक पता चलता है कि हमें ये जो इस महीने में कि जो 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, लाइक उसी तरह वो लोग कहना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह कह दी गत आषाढ़ में 14 की हो चुकी थी, 14 ईयर्स की वो हो चुकी थी गत आषाढ़ के बारे में, ऐसे कहा उस सज्जन ने। लेकिन ये सुनते ही महादेवी वर्मा विस्मित भाव से, आश्चर्य से अपनी भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह देख लिया। देखने के बाद महादेवी वर्मा को पता चला है कि हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये 9 वर्षीय बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी और 14 वर्षीय किशोरी के सलज उत्साह से वो अपरिचित थी करके महादेवी वर्मा सोचती है। फिर उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा, उसकी माता से संबंधित, माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा, यानी लेखिका की जिज्ञासा, जानने की इच्छा स्वगत न रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बन गई होगी, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला। मैं सोच रही थी कि उसकी जो माता से संबंधित, लेकिन ऐसे में सवाल मेरे जो मन में था, मेरे मन में था, लेकिन मैंने ऐसे पूछने वाली थी, बन गई होगी तो इसलिए कहा गया है। लेकिन दूसरी तरफ से एक आवाज आ गई, वो भी कुंठित स्वर में उत्तर मिला, मेरी दूसरी पत्नी है। और आप तो जानती ही होंगी, यहाँ पर 3 जो डॉट है यानी अधूरा सेंटेंस है, यानी यहाँ उस व्यक्ति ने कुछ कह रहे, लेकिन तब क्या हुआ, उनके वाक्य को अध सुना ही छोड़कर मेरा मन स्मृतियों की चित्रशाला में 2 युगों से अधिक समय की धूल के नीचे दबे बिंदा या बिंदेश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है। यानी यहाँ पर दूसरी पत्नी है, और आप तो जानती होंगी ये सेंटेंस, ये वाक्य सुनते ही महादेवी वर्मा जो अपनी जो यादों में जिस तरह घुस गई है कि यहाँ पे बिंदा या नहीं तो विंदेश्वरी नामक लड़की सहेली की जो याद आ गई, तब उन्होंने जो कहने लगी, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है करके। अभी देख लेते हैं बिंदा से संबंधित, बिंदा की जो यादों में जिस तरह अपना जो क्षण बिताने के बारे में सोचती है महादेवी वर्मा। बिंदा मेरे उस समय की बाल्य सखी थी, कहती है महादेवी वर्मा, बिंदा मेरी उस समय की बाल्य सखी थी, जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर जान नहीं पाया था। अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और आश्वस्त भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा, तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। मतलब इससे पहले यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो विवरण दी है कि देती है महादेवी वर्मा, जिस तरह है कि मैं जीवन और मृत्यु से संबंधित, जीवन और मरण से संबंधित अंतर ही नहीं जान पाया। उस वक्त की जो घटना है, जो मेरे नाना दादी उनके जो स्वर्ग गमन की जो चर्चा सुनकर मैं थोड़ा गंभीर मुख और आश्वस्त भाव से और घर भर को सूचना दे चुकी थी कि मैं जिस तरह अगर मैं बड़े हो जाऊंगी, उस वक्त मुझे पता चलेगा है कि या सिर्फ नहीं तो मैं जरूर उनको देखने जाऊंगी करके वो सोच रही थी। न मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई, और न मैंने एक बार मर कर कभी न लौट सकने का नियम जाना। मतलब वो बोल रही है महादेवी वर्मा, कह रही है कि यहाँ पर मरने के बाद फिर वापस हम नहीं आ सकते, ये तो नियम ही मैं नहीं जानती थी। उस वक्त की जो बात थी, मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, तो उस वक्त मैंने जिस तरह सोच लिया है कि मरने के बाद वापस हम नहीं आ सकते, वो नियम ही मैंने नहीं जाना था।
लेकिन यहाँ पर कह रही है कि मेरा जो पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और न मैंने एक बार मर कर कभी न लौट सकने का नियम जाना, इसलिए कहा महादेवी वर्मा ने। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ पैर थी। मेरा संसार का अनुभव भी बहुत संक्षिप्त सा था। ज्ञान अवस्था से मेरा साथ देने वाली सफेद कुत्ती सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंख मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतने सतर्क पहरेदार हो उठती थी कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। भूरी पूसी बी अपने चूहे जैसे निसहाय बच्चों को तीखे पैने दांतों में ऐसे कोमलता से दबाकर कभी लाती, कभी ले जाती थी कि उनके कहीं एक दांत भी ना चुभ पाता था। ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरैया का जो घोंसला था, उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों और उनमें सावधानी से भरे जाते दानों और कीड़े मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी। बच्चिया को हटाते हुए भी कि रंभा रंभा कर घर भर को यह दुखद समाचार सुनने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे छिपी न थी। एक बच्चे कंधे से चिपकाए और एक की उंगली पकड़े हुए जो बिकारी द्वार द्वार फिरती थी, वह भी तो बच्चों के लिए ही कुछ मांगती रहती थी। अतः मैंने निश्चित रूप से समझ लिया था कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम मां नामधारी जीवों को सौंपा गया है। यहाँ पर इस पूरे जो पैरा में हमें पता चलता है कि जो माँ की ममता के बारे में और साथ ही साथ जिस तरह माँ अपने जो बच्चों की देखभाल करती है, खास करके बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए वो जिस तरह महत्वपूर्ण जो कर्तव्य निभाती है, ये सारा जो विचार हमने देखा। अभी जो कहती है महादेवी वर्मा बिंदा की जो सौतेली माँ के बारे में, और बिंदा के भी तो माँ थी जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा नई अम्मा कहते थे। बाकी सभी लोग कहते थे पंडिताइन चाची, खास करके वहां पर महादेवी वर्मा भी ऐसे ही पुकारती थी कि पंडिताइन चाची, सौतेली माँ को, बिंदा की सौतेली माँ को। लेकिन बिंदा जिस तरह कहती थी कि नई अम्मा, वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैठकर फूले गाल और चिपटे सी नाक के दोनों ओर नीचे खांच के बटन से चमकती हुई आंखों से युक्त मोहन को तेल मलती रहती थी। यहाँ पर मोहन यानी बिंदा की नई अम्मा के जो बेटा मोहन, उनकी विशेष कारीगरी से संवरी पाटियों के बीच में लाल स्याही की मोटी लकीर सा सिंदूर, उनींदे सी आंखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल, चमकीले कर्णफूल, गले में माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियां और घुंघरूदार बिछिए, मुझे बहुत बाते थे वो, क्योंकि यह सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता दे देते थे। यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि ये जो अलंकार जिस तरह प्रकट कर रहे हैं कि ये सब कुछ जिस तरह वर्णना कर रहे हैं कि महादेवी वर्मा बिंदा की नई अम्मा को, वो एक तुलना कर रहे हैं कि ये सब अलंकार महादेवी वर्मा की बिंदा की नई अम्मा को गुड़िया की समानता दे देते थे। ये सब तो ठीक था, लेकिन उनका व्यवहार थोड़ा विचित्र सा जान पड़ता था। क्या था वो व्यवहार? खास करके महादेवी वर्मा कह रही है कि बिंदा की वो नई अम्मा सौतेली माँ है, तो इसलिए हो सकता है कि सौतेली माँ होने के नाते वो जिस तरह जो विचित्र सा जो व्यवहार करती थी बिंदा के जो साथ, सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था,
गर्म पानी से हाथ मुंह धुलाकर मोजे जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था और मना मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता था। तो पड़ोस के घर में पंडिताई चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था। यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में ना आता तो मैं उसे श्यामा के रंबाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी। श्यामा यानी गाय का नाम है, परंतु उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझन पैदा करने वाली थी। जिस तरह वो डांटती थी कि मतलब जो तुलना कर रही है महादेवी वर्मा सर, यहाँ पर जो समान रूप से मेरे जो उम्र वाले नहीं है, फिर भी बिंदा थोड़ा बहुत समान रूप वाले होने के, समान उम्र वाले होने के नाते भी यहाँ पर महादेवी वर्मा मेंशन कर रही है कि जिस तरह मेरी जो जिंदगी थी, लेकिन उसके विरुद्ध बिंदा की, वो भी वहां पर सौतेली माँ जिस तरह डांटती थी उसे, उठती है या आओ, बैल के से दीदे क्या निकाल रही है, मोहन का दूध कब गर्म होगा, अभागी मरती भी नहीं, आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती थी उसे मेरा अबोध मन भी जान ही लेता था। मतलब इस तरह के जो सेंटेंस वाक्य मैंने, या नहीं तो डांट वाले जो शब्द मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन यहाँ पर बिंदा ये सब कुछ इतना काम करने के बावजूद भी वो सुनना पड़ता है ना, तो ये विचार मुझे बहुत बुरा लगा करके महादेवी वर्मा कह रही है। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती, मतलब मैं भी थोड़ा बहुत क्यूरियोसिटी की वजह से मैं भी क्या करती थी कि ऊपर की जो छत पर जाकर उस घर में क्या हो रहा है, उस घर में यानी बिंदा की जो घर में क्या हो रहा है करके मैं देखने की जो उत्सुकता में थी, कथा समझने का प्रयास करती थी मैं, तब मुझे मैली धोती लपेटे हुए बिंदा ही आंगन से चौके तक फिरकनी सी नाचती दिखाई देती। मतलब वो इतना जो मैले जो कपड़े पहने हुए वहां इधर उधर वो काम करती रहती थी। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन की नल से कलसी में पानी लाना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना, मुझे बाजीगर के तमाशा जैसा लगता था। मतलब एक काम करने के बाद, कंप्लीट होने के बाद दूसरे काम करना और तीसरा जो काम, इस तरह वो सिर्फ 1 मिनट भी आराम ना लेते हुए वो काम करते रहते थे, काम में व्यस्त थे। तो इसके वजह से मुझे ऐसा लगा है कि वो एक जादूगर का जो तमाशा जैसा लगा मुझे, क्योंकि मेरे लिए तो वे सब कार्य असंभव से थे। इसलिए महादेवी वर्मा कह रही है कि ये सब कुछ काम, सभी जो काम बिंदा अकेले जो कर रही है, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा करके कह रही है। पर जब उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की उपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जिसमें कभी कभी पंडित जी की घुड़की का पुट भी रहता था, पंडित जी यानी बिंदा के पिता, तब न जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी, जिसकी सुशीलता का उदाहरण देकर मेरे नटखटपन को रोका जाता था। मैं जिस तरह नौठी थी, लेकिन यहाँ पर बिंदा को देखकर मुझे ऐसा लगता था कि ये किस तरह इस उम्र में ये सब कुछ कर रही है, ये काम कर रही है ये लड़की करके, मैं ऐसे जो मेरे नटखटपन को रोका जाता था, वही बिंदा घर में चुपके चुपके कौन सा नटखटपन करती रहती है, इसे बहुत प्रयत्न करके भी मैं न समझ पाती थी। मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन ऊधम मचाती रहती थी। महादेवी वर्मा कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं एक घर का एक भी काम ना करती थी और उसी तरह दिन रात मैं ऊधम शोर मचाती रहती थी। पर मुझे तो माँ ने न मर जाने की आज्ञा दी और न आंखें निकाल लेने का भय दिखाया। मैं एक भी काम घर से संबंधित काम मैं नहीं करती थी, फिर भी मेरी माँ ने मुझे मर जाने की जो आज्ञा दी, जिस तरह पंडितायन चाची बिंदा को कहते थे अभागी मरती भी नहीं करके, लेकिन एक दिन के लिए भी, एक क्षण के लिए भी मेरी माँ ने ऐसा नहीं कहा और ना ही वो मुझ पर गुस्सा दिखाई। और इसी तरह सोचते सोचते एक बार मैंने माँ से ये भी पूछ लिया है कि
क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? ऐसे सवाल मैं मेरी माँ से पूछ लिया। तब माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं, उनके संक्षिप्त है से न बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और न मेरी उलझन सुलझ पाई। यहाँ पर महादेवी वर्मा कहते हैं कि मेरी माँ जिस तरह वो समझ गई मेरे जो सवाल को, पता नहीं, सिर्फ उन्होंने जो संक्षिप्त रूप में उत्तर दिया है कि है, तो इसलिए ना ही इस जो है नामक उत्तर में बिंदा की समस्या का समाधान हो गया और ना ही मेरे जो उलझन सुलझ पाई। बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। 2 पैसों में आने वाली खंजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मड़े और भीतर की हरी हरी नसों की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ पैर न जाने किस अज्ञात भय से अवसन्न रहते थे। यहाँ पर बिंदा से संबंधित वर्णना कर रही है। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर थरथरा उठना मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता था, प्रत्युत उसे भय में बदल देता था। और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजड़े में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। यहाँ पर बिंदा से संबंधित बिंदा की जो वर्णना करने के बाद उसके जो शरीर के बारे में यानी कहने के बाद यहाँ पर बोल रही है महादेवी वर्मा, बिंदा की आंखें देखकर मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मनुष्य अपने जो सारी भावनाओं को उसके सिर्फ आंखों से हमें पता चलता है कि क्या वो सुख से जो जिंदगी बिता रहे हैं या नहीं तो दुख में है, रो रहे हैं करके हमें सिर्फ आंखें देखकर ही पता चलता है। तो इसलिए बिंदा की जो आंखें देखकर महादेवी वर्मा कहती है कि मुझे ऐसा लगता था है कि बिंदा पिंजड़े में बंद चिड़िया के जो याद मुझे वो दिलाती थी, उसकी जो आंख देखकर। जिस तरह पिंजड़े में बंद जो चिड़िया को देखकर, यानी चिड़िया के लिए सिर्फ वही जो संसार है कि सिर्फ पिंजड़ा ही है, तो इसी तरह हमें ऐसा घोंसला ही है, या नहीं तो घोंसला मतलब वो वहां पर जो जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हमने मनुष्य क्या करते हैं कि मनुष्य पशु पक्षी को ऐसे पिंजड़े में बंद करके रख लेते हैं, इसका कोई जो स्वातंत्र न देते, स्वतंत्र रूप से वो अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते उस पिंजड़े में। तो इसी तरह मुझे ऐसा लगता था कि महादेवी वर्मा कह रही है कि बिंदा की आंखें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो पिंजड़े में बंद चिड़िया की जो याद दिलाती थी। यहाँ पर महादेवी वर्मा एक और घटना के बारे में बोलती है। एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, वह रही मेरी अम्मा। तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है कि वो एक चमकीली तारे की ओर इशारा करते हुए जो दिखा रही है कि यस वह रही मेरी अम्मा करके बोल रही है बिंदा महादेवी वर्मा से। क्या सबके यहाँ एक अम्मा तारों में होती है और एक घर में? पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोश में से कुछ क्षण मुझे दिए और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है, और जो बहुत सज धज से घर में आती है वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। यहाँ पर इतनी छोटी उम्र में ना सिर्फ वो सामान्य ज्ञान से संबंधित जानकारी थी, तो इसके वजह से पता भी नहीं था कि जीवन मरण का जो संबंध के बारे में, उन रिश्तों के बारे में पता नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही एक छोटी सी एक लड़की थी। तो इसके वजह से महादेवी वर्मा कह रही है कि शायद मुझे ऐसा लगा है कि एक जो तारे के जो समान एक माँ होती है और इसी तरह एक माँ घर में होती है करके। तब बिंदा ने बता दिया है कि नहीं ऐसा नहीं होता, बल्कि अम्मा को जो जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वो मर जाती है, यानी भगवान के जो पास चले जाते हैं करके जो विचार है, जो ऐसा हम मानते हैं। तो उसी तरह वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है, और खास करके जो बहुत सज धज से घर में आती है वो बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है करके उन्होंने कहने।
मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती। जैसे मैंने सोच कर कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वे न नई रहेगी और न डांटेगी। यहाँ पर महादेवी वर्मा मतलब ऐसे ही जो हार स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं थी, और ना ही वो कुछ उसके जो दिमाग में इतना जो सवाल था है कि उन सवालों के जो जवाब जरूर चाहिए था। तो इसीलिए एक और जो सवाल पूछने लगी महादेवी वर्मा बिंदा से, तुम क्यों पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहते उस नई अम्मा को? अगर आप नई अम्मा पुरानी अम्मा कहेगी तो वो न नई रहेगी और न आपको डांटेगी। डांट डपट ये सब कुछ नहीं खाना पड़ेगा आपको, ऐसा कहने लगे। बिंदा को मेरा उपाय कुछ जंचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेट कर जाते और नई अम्मा को बंद पालकी में बैठ कर आते देख चुकी थी, अतः किसी को भी पदच्युत करना उसके लिए कठिन था। इसलिए जो अच्छे ढंग से यहाँ पर महादेवी वर्मा ने विवरण दी है कि हम तक जो पहुंचाने की जो कोशिश की है, कि वो कहती है महादेवी वर्मा बिंदा अपनी जो पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेट कर जिस तरह मरने के बाद लेके जाते हैं उस अवस्था में देखते हुए, और नई अम्मा को बंद पालकी में बैठकर जो शादी के समय विवाह के समय जिस तरह वो बंद पालकी में जो बैठकर आ जाती है, वो दोनों दृश्य के जो बारे में बताए गए हैं, और किसी को भी पदच्युत करना उनके इसके लिए कठिन था। पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच आकुल हो उठा। अतः उसी रात को मैंने मां से बहुत अनुनय पूर्वक कहा, मां तुम कभी तारा ना बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनावे। यानी माँ यहाँ पर एक लड़की होने के नाते, छोटी बच्ची होने के नाते उसके जो मासूम जो विचारों के बारे में, भोलेपन के बारे में हमें पता चलता है। वो डायरेक्टली अपनी जो माँ से आकर महादेवी वर्मा कहते हैं कि माँ तुम कभी तारा ना बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनावे। मतलब उस वक्त महादेवी वर्मा नहीं जान पाते थे कि यहाँ पर जन्म लेने के बाद मृत्यु तो खचित है करके। तो इसीलिए डायरेक्टली अपनी माँ के जो पास गई और अनुनय पूर्वक कहने लगी। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ बोल भी ना पाई थी कि मैंने अवकुंठित भाव से अपना आशय प्रकट कर दिया। नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएगी और फिर मेरा दूध बिस्कुट जलेबी सब बंद हो जाएगी और मुझे बिंदा बनना पड़ेगा। यहाँ पर इमेजिन कल्पना करने लगी है कि पता नहीं था कि मरने के बाद ये सब कुछ हो जाता है करके। फिर भी यहाँ पे महादेवी वर्मा कह रहे हैं कि सोचती है कि जिस तरह, नहीं तो क्या हो जाएगा अगर आप चमकीले जो तारे बन जाओगे तो मुझे एक पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएगी वो, और फिर क्या हो जाएगा। जिस तरह बिंदा अभी जो समस्याओं के जो सामना कर रहे हैं ना, उसी तरह मुझे भी उस तरह की जो दिक्कत आ जाएगी, जिस तरह है कि मेरा दूध बिस्कुट जलेबी सब कुछ बंद हो जाता है और ना ही मुझे खाने पीने के लिए वो कुछ देगी, और मैं क्या बनना पड़ेगा, अंत में बिंदा बनना पड़ेगा करके कहती है। माँ का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं, पर इतना याद है कि उस रात उसकी धोती का छोर मुट्ठी में दबाकर ही मैं सो पाई थी। बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे, पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब रूपों से मैं परिचित हो चुकी थी। गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों कड़े देखा था। चौके के खंबे से दिन दिन भर बंधा पाया था और भूख से मुरझाए मुख के साथ पैरों नई अम्मा और कटोले में सोते मोहन पर पंखा झलते देखा था। उसे अपराध का ही नहीं, अपराध के अभाव का भी दंड सहना पड़ता था। इसी से पंडित जी की थाली में पंडिताइन चाची का ही काला मोटा और घुंघराला बाल निकलने पर भी दंड किसको मिलता था? बिंदा को। उसके छोटे छोटे हाथों से धुल न सकने वाले उलझे तेलहीन बाल भी अपने स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बहुत बड़े अच्छे लगते थे।
जब पंडिताइन चाची की कैंची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखरा कर उनके स्थान को बिल्ली की काली धारियों जैसी रेखाओं से भर दिया तो मुझे रुलाई आने लगी। पर बिंदा ऐसे बैठी रही मानो सिर और बाल दोनों नई अम्मा के ही हो। यहाँ पर इस जो पूरे जो गद्यांश में हमें पता चला है कि बिंदा को जिस तरह के जो दंड को सहनना पड़ता था, जिस तरह वो दंड नई अम्मा देती थी, पंडिताइन चाची बिंदा को देती थी, वो सब कुछ देने के बावजूद भी जिस तरह उन्होंने जो स्वीकार की बिंदा ने और सहन कर जो अपने पूरी जिंदगी बिताने की जो कोशिश की, ये सारा जो विचार हमें पता चला। एक और जो दिन के बारे में, घटना के बारे में महादेवी वर्मा कहती है, चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। बिंदा ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी अवश्य, पर उसकी उंगलियों से छूट कर गिर पड़ी। खौलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर कड़ी बिंदा का रोना देख मैं तो हतबुद्धि सी हो रही। पंडिताइन चाची से कहकर वह दवा क्यों नहीं लगवा ली थी, यह समझना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब बिंदा मेरा हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय से लगाकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगी, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो उठा। मतलब बातें करने के लिए वो इतना डरती थी बिंदा अपनी जो पंडिताइन चाची यानी नई अम्मा से। अभी ये तो यहाँ पर उन्हें जो चोट लगी है, लेकिन उस बात की चिंता नहीं है जो दूध वहां से जो गिर गए हैं ना, जो खाली हो जाता है, तो इसके वजह से उस बात की जो बहस है, अगर कुछ कुछ और जो कह देगी मेरी यानी नई अम्मा, तो इसके वजह से उस डर के वजह से वो कुछ बोल नहीं पाई। उसे मैं अपने घर में खींच लाई अवश्य, इसलिए मैंने क्या कर दिया, वो ना ही कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थी, तो इसलिए महादेवी वर्मा ने क्या कर लिया है कि वो अपने घर लाई, पर न ऊपर के खंड में माँ के पास ले जा सकी और न छिपाने का स्थान खोज सकी। इतने में दीवारें लांग कर आने वाले पंडिताइन चाची के उग्र स्वर ने भय से हमारी दिशाएं रूंध दी। इसी से हड़बड़ाहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसी जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी। पंडिताइन चाची की जो स्वर, उनमें से खास करके बता रहे हैं कि उग्र स्वर, कठोर स्वर को जो सुनते ही भय के कारण हमने इस तरह जो उस पूरी जो दिशा में जो घूमने लगे, पता नहीं चला है कि हम किस कोठरी में घुस गए, लेकिन बाद में पता चला है कि वहां वो जो कोठरी थी गाय के लिए घास भरी जाती थी। उस कोठरी में हम घुस गए। मुझे तो घास की पत्तियां भी चुभ रही थी, कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था, पर बिंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से मेरा हाथ दबाए ऐसे बैठी थी मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना बन गया हो। मैं तो शायद सो गई थी, क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा, तब मैंने आंखें मलते हुए पूछा, क्या सवेरा हो गया? तब माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेश वाहक के साथ उसे घर क्या कर दिया, भिजवा दिया। यानी महादेवी वर्मा की जो माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल लगाया और चूने का पानी लगाकर बिंदा को जो उनके जो घर भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई यह बताना कठिन है, पर इतना तो मैं जानती हूं कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान था न अपील का अधिकार। पंडिताइन चाची के उस न्याय विधान में ना ही वो क्षमा देती थी या नहीं तो हम अपील कर सकते थे, तो ऐसे थे वो उसकी जो न्याय विधान। फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा। कुछ और दिन की जो घटना, यहाँ पर घर के आंगन में काम करते हुए बिंदा को मैंने नहीं देखा। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था। मेरी माँ ने क्या कर दिया, उसके घर जाने से रोक लिया, पर वे प्रायः कुछ अंगूर और सेब लेकर वहां हो आती थी। बहुत खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई है, लेकिन यहाँ पर बहुत खुशामद करने के बाद रुकिया ने ये बताया है कि उसके जो बिंदा की जो घर में कौन आई हुई है, महारानी आई है। क्यों, क्या वे मुझसे नहीं मिल सकती?
पूछने पर वह मुंह में कपड़ा ठूंस कर हंसी रोकने लगी। जब मेरे मन का कोई समाधान ना हो सके, इन बातों से मुझे समाधान नहीं मिला क्योंकि मैं सिर्फ बिंदा को देखना चाहती थी, वो नहीं मिल पा रही है मुझसे। तो इसके वजह से मुझे सब कुछ जो जवाब, उन सवालों के जो जवाब चाहिए था, तब मैं एक दिन दोपहर को सबकी आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंच गई। यानी महादेवी वर्मा अब अपने जो सहेली के घर यानी बिंदा के घर पहुंची। नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली एक काट पर पड़ी थी। आंखें गड्ढे में धंस गई थी। मुख दानों से भरकर न जाने कैसा हो गया था और मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछौने से भिन्न ही नहीं जान पड़ता था। मतलब वो मैली से जो चादर पहनी हुई थी, लेकिन मैली से जो चादर के नीचे वो जिस तरह दिख रहे थे कि वो वहां से उस बिछौने से जो बिन्नी अलग ही नहीं है, मतलब एक समान, उतना जो वीक हुई थी, वो पतली हो गई थी। डॉक्टर दवा की शीशियां सिर पर हाथ फेरते हुए माँ और बिछौने के चारों चक्कर काटते हुए बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है, यह मैं नहीं जानती थी। इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित से चारों ओर देखती रह गई। मुझे पता भी नहीं चला है कि इस दृश्य को देखकर, खास करके सबसे पहले मुझे आश्चर्य हुआ और मैं आश्चर्य के मारे क्या कर दिया है कि चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने ही कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर के खंड में रहती है, शायद चेचक के डर से। एक बीमारी है चेचक, उसके डर से वो क्या करती है कि ऊपर के जो खंड में रहती है, तो इसलिए मैं नीचे के खंड में हूँ क्योंकि वो स्प्रेड ना हो सके, तो इसके वजह से, उस डर के वजह से सवेरे शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती है। मेरा जो काम करने के लिए जो एक व्यक्ति है वो आके सब कुछ कर लेती। फिर तो बिंदा को देखना संभव ना हो सका क्योंकि मेरे इस आज्ञा उल्लंघन से मां बहुत चिंतित हो उठी थी। एक दिन सवेरे ही रुखिया ने उनसे न जाने क्या कहा कि वे रामायण बंद कर बार बार आंखें पोंछते हुए बिंदा के घर चल दी। जाते जाते वे मुझे बाहर ना निकलने का आदेश देना नहीं भूली थी। इसी से इधर उधर से झांक कर देखना आवश्यक हो गया। मतलब सबसे पहले जो मेरी माँ मुझे नाइब उस घर में जो जाने का, बाहर ना निकलने का जो आदेश दिया, आज्ञा दी, और इसी तरह अगर ऐसे जो कहते हैं क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है, तो इसके वजह से झांक कर देखना अवश्य हो गया। रुखिया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम ना थी। इसलिए कहा गया है कि महादेवी वर्मा रुखिया वो मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम ना थी, लेकिन वह विशेष अनुनय विनय के बिना कुछ बताती ही नहीं थी और उससे अनुनय विनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध पड़ता था। अतः खिड़की से झांक कर मैं बिंदा के दरवाजे पर जमा हुए आदमियों के अतिरिक्त और कुछ न देख सकी, और इस प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है उसे मैं जानती थी। तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है? मतलब उस भीड़ को देखकर, इतने सारे जो लोग वहां पर जमे हुए थे, लोगों के जो जमावड़े थे, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया है कि उस दृश्य को देखकर मेरे जो मन में इस तरह के जो सवाल उठने लगे, और खास करके यहाँ पर बोल रहे हैं कि तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है, और हो रहा है तो किसका, आदि प्रश्न मेरे बुद्धि की परीक्षा लेने लगे। पंडित जी का विवाह तो तब होगा तब दूसरी पंडिताइन चाची भी मरकर तारा बन जाएगी, और बैठ ना सकने वाले मोहन का विवाह तो संभव ही नहीं है, असंभव है। यही सोच विचार कर मैं इस परिणाम तक पहुंची कि बिंदा का विवाह हो रहा है और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। इस औचित्य अपमान से आहत मेरा मन सब गुड़ियों को साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा। मतलब यहाँ पर इतने सारे जो लोग उधर है, भीड़ है, अगर इस तरह की जो भीड़ सिर्फ जो विवाह और बारात का जो संबंध होता है उस वक्त ही हो सकता है, तो अगर जो विवाह शादी हो रहे तो वो किसका हो सकता है? पंडित जी का।
अगर पंडित जी का जो शादी होना, पंडित जी की जो शादी होनी चाहिए तो यहाँ पर पंडिताइन चाची मर जाना है, नहीं तो यहाँ पर बैठ ना सकने वाला जो मोहन का भी शादी संभव है। तो बचे हुए हैं कौन? बिंदा। उनकी, उन्होंने मुझे बुलाया तक नहीं। ओके, मैं भी डिसाइड कर लूंगी आज से, मैं भी किसी भी शुभ कार्य में बिंदा को न बुलाऊंगी, ऐसे उन्होंने जो प्रतिज्ञा करने लगी महादेवी वर्मा। कई दिन तक बिंदा के घर झांक झांक कर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला कि वह तो अपने आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई। मैंने कई दिन के बाद, कुछ दिन के बाद मैंने बिंदा की जो घर झांक झांक कर मैंने देखा, उस वक्त माँ से मैंने ये पूछा है कि शायद बिंदा ससुराल के जो घर चली गई है क्या, ऐसा सवाल मैंने किया। तब पता चला है कि तब माँ ने कहा कि नहीं, बल्कि बिंदा अपनी जो माँ के पास चली गई, पुरानी अम्मा के पास चली गई है, यानी बिंदा की मृत्यु हो गई। उस दिन से मैं प्रायः चमकीले तारे के आस पास फैले छोटे तारों में बिंदा को ढूंढती रहती, पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था? उस वक्त से महादेवी वर्मा ने क्या करना शुरू की है कि वो एक चमकीले तारे के जो पास आसपास में एक छोटी सी जो तारे को जो ढूंढना शुरू की, यानी चमकीले तारे बिंदा की जो माँ है तो उसके जो पास में ही शायद होगी बिंदा, तो इसलिए मैं ढूंढने की कोशिश करती। तब से कितना समय बीत चुका है, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। कभी हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है। इस तरह महादेवी वर्मा अपने जो रेखा चित्र में बिंदा के बारे में बहुत कुछ बताने की जो कोशिश भी की, और बिंदा की कठिनाइयों के बारे में, जिस तरह उन्होंने कठिन परिस्थितियों को सामना की और उसे धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ सामना करने की जो कोशिश की, और सौतेली माँ की जो व्यवहार के बारे में हमें इस जो पाठ में जवाब मिला। धन्यवाद।